हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, तो जो अभी आगे आपकी आर ओ ए आर ओ की परीक्षा है, आर ओ ए आर ओ, इसके लिए उत्तराखंड का करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण पार्ट रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो क्लास दिया था आज, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण इसमें रहेगा। ठीक है, रणनीति मैंने उसमें बताई थी, आप आखिर करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें अपना। तो देखो, करंट अफेयर्स, जुलाई का करंट अफेयर्स इस क्लास के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ, और इस सप्ताह यानी कि 9 दिसंबर तक मैं आपको उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर्स, देखो जून तक मैं जनवरी से जून पहले करा चुका हूँ। ठीक है, जनवरी से जून आपको पूरा एक क्लास में दिया भी है। इस क्लास के मैं डिस्क्रिप्शन में उसको शेयर कर दूंगा, जो क्लास है जनवरी से जून की। ठीक है, उसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 महीने के। जुलाई का मैं इस क्लास में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 क्लासें मैं आपको अगले 3 दिनों में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, और इस रविवार को जुलाई से लेकर नवंबर तक नेशनल करंट अफेयर्स जो है उसका महा मैराथन, लगभग 150 से 200 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आर ओ ए आर ओ में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, वो मैं आपको इस रविवार को उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा। जून तक का मैंने दोनों करंट अफेयर्स आपको, नेशनल करंट अफेयर्स के 150 महत्वपूर्ण सवाल और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण सवाल आपको कराए हुए हैं। वहां से आप लोग उन क्लासों को देख सकते हैं, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और नवंबर का करंट अफेयर्स में आपको पिछली क्लास में कल मैं उपलब्ध करा चुका हूं, तो वहां से आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, साल भर की क्रिकेट ट्रॉफियां, ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एशियन गेम्स में आपको करा चुका हूँ, पैरा एशियन गेम्स में करा चुका हूँ, और नोबेल प्राइज बचते हैं एक, और अन्य जो पुरस्कार हैं वो मैं आपको एक क्लास में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो अगले जो 2 सप्ताह है हमारे पास समय, उसमें आपको करंट अफेयर्स का पूरा कोटा आर्थिक सर्वेक्षण सहित मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, इत्मीनान के साथ जुड़े रहिए और रिवीजन करिए, लगातार रिवीजन करिए। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्लास को, ज्यादा डिस्कस इसमें हम नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023। ठीक है, उत्तराखंड जो कि जुलाई में दिया गया था, 2022 के लिए सम्मान दिया गया। कुल 9 साहित्यकारों को यह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने कुल 9 साहित्यकारों को यह सम्मान प्रदान किया, जिसमें कौन कौन है, देखो कौन कौन इसमें शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जिन साहित्यकारों को प्रतिष्ठित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, उनमें संतोष कुमार तिवारी को चंद्र कुमार बर्तवाल पुरस्कार, इसमें देखो 9 पुरस्कार अलग अलग श्रेणी के हैं। ठीक है, चंद्र कुमार बर्तवाल पुरस्कार किसको, संतोष कुमार तिवारी को। शैलेश मटियानी पुरस्कार किसको दिया गया, अमृता पांडे को। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल पुरस्कार किसको दिया गया, प्रकाश चंद्र तिवारी को। ठीक है, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार किसको दिया गया, दामोदर जोशी देवांशु को। ठीक है, अगला देखो, गुमानी पंत पुरस्कार किसको दिया गया, राजेंद्र सिंह बोरा उर्फ त्रिभुवन गिरी को। और अगला देखो, भजन सिंह सिंह पुरस्कार किसको दिया गया, नरेंद्र सिंह कठैत को। गोविंद चातक पुरस्कार किसको दिया गया, महावीर रवाल्टा को। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह पुरस्कार किसको दिया गया, गुरदीप जी को। और साथ ही जो प्रोफेसर उन्नवान पुरस्कार है वो किसको दिया गया, राजेश आनंद अशीर को। ठीक है, तो ये 9 के 9 आपको इसी तरह से याद करने हैं। साहित्य गौरव आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि कितने लोगों को दिया गया, तो 9 लोगों को। अब इसके अंदर यदि एग्जामिनर घुसेगा तो आपसे सवाल पूछेगा, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया है। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा, गोविंद चातक पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया है, महावीर रवाल्टा को। ठीक है, तो इस तरह से सवाल यहाँ से बनेगा, तो आपको ये 9 के 9 नोट कर लेने, बिल्कुल इन्हें आप छाप लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो, इसमें मिलता क्या क्या है। अंग वस्त्र सहित प्रशस्ति पत्र एवं 1 लाख रुपए की सम्मान राशि इसमें प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। अगला है अपनी सरकार आपके द्वार, अपनी सरकार आपके द्वार योजना। देखो, अपनी सरकार मतलब आपकी जो अपनी सरकार है, आपके द्वार यानी कि आपके दरवाजे में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो 8 जुलाई 2023 को राज्य के देहरादून जनपद में यह योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सरकार से संबंधित 575 सेवाएं, सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, अब उपलब्ध कैसे कराई जाएंगी, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया। अभी ये केवल देहरादून में व्यवस्था है। ठीक है, धीरे धीरे पूरे राज्य में भी इसको लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा भी है, देहरादून में सफल संचालन के पश्चात यह योजना राज्य के अन्य जनपदों में भी संचालित की जाएगी। ठीक है, तो टोल फ्री नंबर में कॉल करना है और सारी सुविधाएं वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अगला देखो, उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड का गठन। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है काफी।
कहाँ पर किया गया? देहरादून में इसका गठन किया गया, ठीक है, उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले, तो क्वेश्चन बनेगा हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, या फिर इस तरह से आपको दे देगा हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है, या फिर रिटायर्ड जस्टिस कोई। तो ऐसे ऑप्शन जब मिलेंगे आपको तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता, ठीक है। उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड, ठीक है, इसके गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें वित्त मंत्री एवं नियोजन मंत्री क्या होंगे? सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसी में एक उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना नियामक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? हाई कोर्ट, मतलब कोई सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रहेंगे, ठीक है, तथा 2 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है देवरानी मेला कहाँ लगता है? ये लगता है देखो उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में आषाढ़ मास में ये मेला आयोजित होता है, जिसे डांडा की जातिर, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है किसे डांडा की जातिर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? देवरानी मेला को, ठीक है। अगला देखो मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि विकास योजना, प्राकृतिक कृषि मतलब जैविक खेती, ठीक है, परंपरागत तरीके से जो प्राकृतिक तरीके से खेती होती है उस तरह की खेती। तो 7 जुलाई 2023 को उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि विकास योजना को मंजूरी प्रदान की, ठीक है, शुरुआत हो गई। इसके अंतर्गत जो 6400 हेक्टेयर भूमि है यहाँ पर प्राकृतिक खेती की जाएगी, जिसमें 8000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें, ठीक है, अनाज से लेकर सब्जी से लेकर नकदी फसलें इत्यादि सारी चीजें उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जहां पर जैसी जलवायु है, जिस चीज को सूट करती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खेती होनी है, ठीक है। और इसके लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो यही तो खासियत है, यही तो योजना है, ठीक है। किसानों को सहायता देगी सरकार, उन्हें प्रेरित करेगी कि आप जैविक खेती करिए, आप परंपरागत तरीके से कृषि करिए, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके अतिरिक्त इसी में गंगा नदी के 5 किलोमीटर दायरे में नमामि गंगे कृषि कॉरिडोर के तहत 1950 हेक्टेयर भूमि पर भी प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि विकास योजना 7 जुलाई 2023, ठीक है, किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नेचुरल तरीके से। अगला है देखो कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो कौन जीते हैं भाई? लक्ष्य सेन जीते हैं, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। उप विजेता कौन है इसमें? ली सी फेंग, जो कि चीन के हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, कनाडा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 लक्ष्य सेन ने जीता है, उन्होंने इस खिताब में किसे हराया था, ठीक है, या इसका उपविजेता कौन रहा? तो ली सी फेंग रहे हैं, जो कि चीन के हैं, और विजेता कौन बने हैं? लक्ष्य सेन, जो कि अपने उत्तराखंड के हैं, ठीक है। अगला सवाल है कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रोफेसर दीवान सिंह रावत, ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? प्रोफेसर दीवान सिंह रावत। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1973 में। कहाँ पर स्थापित है ये? नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में इसका हेडक्वार्टर है। और ध्यान रखिएगा हाल ही में इसने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ठीक है। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की वार्षिक बैठक चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो राज्य में किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की वार्षिक बैठक चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर हुआ? 14 से 15 जुलाई को देहरादून में इसका आयोजन किया गया था, जो कि इसका 15वां संस्करण था, ठीक है। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि इसमें रहे थे। तो ध्यान रखिएगा चिंतन शिविर का आयोजन वार्षिक बैठक, जो कि 15वां संस्करण था, कहाँ पर आयोजित हुई? देहरादून में। और इसी दौरान प्रदेश की पहली कैच लैब का भी उद्घाटन किया गया दून मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो दून मेडिकल कॉलेज में पहले कैच लैब का भी उद्घाटन इसी दौरान किया गया था। अगला देखो हरेला कार्यक्रम। हरेला कब मनाया जाता है भाई? 17 जुलाई को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 17 या 16 जुलाई को पड़ता है। तो कुमाऊं का तो एक प्रसिद्ध त्योहार है ही हरेला, साथ ही पूरे उत्तराखंड में इसको वृक्षारोपण दिवस के रूप में, हरियाली दिवस के रूप में, ठीक है, हरेला मनाया जाता है। तो अब पूरे उत्तराखंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वर्ष 2023 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा
हरेला पर्व के अवसर पर 17 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य हरेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या थी भाई? जल संरक्षण एवं जल धाराओं का पुनर्जीवन। ठीक है, जल संरक्षण एवं जल धाराओं का पुनर्जीवन। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी। इसके अंतर्गत और क्या क्या होना था, इन्होंने जो हरेला कार्यक्रम है इसमें 15 हेक्टेयर भूमि जो उन्होंने चुनिंदा अपनी जो जगह चुनी थी, ठीक है, अलग अलग बीट में, वहां पर 1 करोड़ 29 लाख पौधे वहां पर रोपने थे और प्रत्येक बीट में एक एक हरेला वन की स्थापना करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है, हरेला पर्व कार्यक्रम। ठीक है, हरेला कार्यक्रम जो कि हरेला पर्व के अवसर पर राज्य वन विभाग द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। अगला सवाल है 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित कहां पर हुई थी? सबसे पहले बैंकॉक, कहां? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में यहाँ पर आयोजित हुई थी, जहां पर इन खेलों का आयोजन 12 से 16 जुलाई के मध्य में हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत ने 6 स्वर्ण जीते थे और कुल 27 पदक तालिका के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर यदि आएगा तो कौन था? चीन था। दूसरे पर कौन था? जापान था। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, आपको इसी में कोटद्वार की अंकिता ध्यानी जो कि क्या है? धाविका है। ठीक है, इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था, जो कि अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है, अंकिता ध्यानी किससे संबंधित है? एथलीट हैं, क्रिकेटर हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी बन सकता है 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अंकिता ध्यानी ने कौन सा पदक जीता? या फिर ये भी बन सकता है कि कहाँ की रहने वाली हैं, या इनका आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, कौन से नंबर की थी और पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा था? ये 6 के 6 जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला सवाल है, बाकी देखो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, अन्य जो करंट अफेयर्स की क्लासें मैं दूंगा उनसे जुड़ना आप लोग ना भूलें। ठीक है, जरूर जुड़िएगा, आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, आपको यहाँ से करंट अफेयर्स के सवाल बहुत सारे मिलने वाले हैं और अवश्य रूप से मिलेंगे। ठीक है, अगला है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। ठीक है, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया। ठीक है, जिसमें तमिलनाडु ने पहला स्थान प्राप्त किया और उत्तराखंड की इसमें कौन सी रैंक थी? 9वीं। ठीक है, ओवरऑल यदि देखा जाए तो उत्तराखंड की 9वीं रैंक थी, और यदि 2021 का आप सूचकांक देखोगे तो वहां पर उत्तराखंड 19वें नंबर पर था। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड ने इसमें पूरे 10 स्थान का अपना सुधार किया है। तो सुधार कैसे किया है? यहाँ पर नई निर्यात नीति लागू करके, ठीक है, लॉजिस्टिक नीति लागू करके, और ऐसे ही अन्य यहाँ पर चीजें स्थापित करके। ठीक है, तो अपना स्थिति में सुधार उत्तराखंड ने किया है। ज्ञात हो कि हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों को इस क्लास का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जरूर देखिए, पीडीएफ को वहां से लीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, और जनवरी से जून तक का जो उत्तराखंड का करंट अफेयर से लिंक में शेयर करूंगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को इसमें कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है सिम्बिडियम आर्किड। ठीक है, सिम्बिडियम आर्किड ये क्या है? ये एक दुर्लभ प्रजाति है, पुष्प की एक, ये फूल की एक दुर्लभ प्रजाति, जो कि सुंदर पुष्प भी है, साथ ही सुगंधित भी है। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति जो कि पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। तो उत्तराखंड में भी हाल ही में ये प्रजाति देखी गई है, कहां पर? चोपता घाटी में। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले के चोपता घाटी में लगभग 1700 मीटर की हाइट पर यह प्रजाति पाई गई है। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी हाल ही में यह प्रजाति देखी गई है। तो सिम्बिडियम ऑर्किड क्या है? एक पुष्प की प्रजाति है। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में उत्तराखंड में पाई गई सिम्बिडियम ऑर्किड प्रजाति किससे संबंधित है? पुष्प की प्रजाति है, फल की प्रजाति है, या फिर किसी जानवर का नाम आपको दे देगा उसकी प्रजाति है? तो ध्यान रखिएगा, सिम्बिडियम ऑर्किड क्या है? एक पुष्प की प्रजाति है। ठीक है, अगला देखो चर्चा में हिमालयन भेड़िया। चर्चा में हिमालयन भेड़िया चर्चा में क्यों है? क्योंकि हिमालयन भेड़िया उत्तराखंड में पहली बार हाल ही में देखा गया। ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार गोविंद वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में है। 1955 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर पहली बार हिमालयन भेड़िया हाल ही में देखा गया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिश ल्यूपस चांको। कैनिश ल्यूपस चांको। ठीक है, थोड़ा चाइनीज टाइप का लग रहा है नाम भी, कैनिश ल्यूपस चांको। ठीक है, इसका हिमालयन जो कि भेड़िया है उसका वैज्ञानिक नाम है। और कहां पर देखा गया है? तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में राज्य में
विलुप्त प्राय हिमालयन भेड़िया किस स्थान पर देखा गया, या किस स्थान पर देखा गया, कहाँ पर देखा गया? गोविंद वन्यजीव बिहार में, ठीक है। तो गोविंद वन्यजीव बिहार या नंदा देवी या फिर इस तरह के कार्बेट नेशनल पार्क आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ पर देखा गया? गोविंद वन्यजीव विहार में देखा गया है। अगला है देखो, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड, यानी कि सेतु, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड, ठीक है। सेतु, सेतु के गठन को मंजूरी दे दी गई है और गठन हो गया है 25 जुलाई को, ठीक है। 25 जुलाई 2023 को गठन हो गया है। तो गठन किसके समाप्त करके हुआ है? योजना आयोग को। योजना आयोग, राज्य योजना आयोग, जो कि पूर्व में संस्था थी, ठीक है, उसके स्थान पर अब राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है और उसका गठन कर दिया। गठन कब हुआ? 25 जुलाई 2023। डेट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे पहले देखो, 3 मई 2023 को उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में एक घोषणा की थी कि इसका गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? नियोजन मंत्री या फिर मुख्यमंत्री द्वारा जो नामित होंगे वो इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। या तो नियोजन मंत्री राज्य के, या फिर जो मुख्यमंत्री द्वारा नामित होंगे वो इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है इसके? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मुख्यमंत्री। और सेतु आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, डेट ध्यान रखिएगा 25 जुलाई, ठीक है। अब इसके कार्य क्या हैं? यदि आप बड़े एग्जाम में बैठते हैं वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं क्या क्या कार्य करेगा। एक, राज्य में बेहतर नियोजन प्रणाली स्थापित करेगा, ठीक है। प्रभावी वित्तीय निर्धारण के लिए कार्य करेगा। नवाचारों को प्रोत्साहन देना। राज्य के संसाधनों का कुशल एवं प्रभावी उपयोग करना, ठीक है। समन्वय, भागीदारी व नेटवर्किंग की व्यवस्था को मजबूत बनाना। साथ ही अंतर विभागीय समन्वय एवं विभिन्न विकास कार्यों का सटीक अनुश्रवण एवं गहन मूल्यांकन करना। ये क्या है? इसका कार्य होंगे, इसके क्या है? लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, ठीक है। तो यदि आप मेंस में भी बैठते हैं तो वहां पर भी आपको ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगी, ठीक है। टॉपिक टू टॉपिक सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, बिल्कुल भी वन लाइनर मोड कुछ नहीं है इसमें। जितना डिटेल आपको हो सकता है सारी चीजें मैं इसमें उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2022। तो 2023 में ये पुरस्कार दिया गया, 2022 के लिए किस किस को दिया गया? देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 के लिए कुल 22 व्यक्तियों को, ठीक है, राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के टिहरी जनपद के कौन शामिल है? डॉक्टर हरीश बहुगुणा भी इसमें क्या है? शामिल है, ठीक है। तो डॉक्टर हरीश बहुगुणा जो कि उत्तराखंड राज्य के हैं, इन्हें राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके साथ साथ कुल अन्य 22 व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे लगातार। अभी हाल ही में संगीत नाटक वाला जो पूछा गया है ईओ में, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला है लैप्स ऑन व्हील कार्यक्रम, ठीक है। लैप्स ऑन व्हील कार्यक्रम, ठीक है। यह कार्यक्रम उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट, ठीक है, यूकास्ट द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो दुर्गम क्षेत्रों में, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं उन्हें लैब उपलब्ध कराना, यानी कि एक जो चलती फिरती लैब है, गाड़ी है, ठीक है, उसके अंदर लैब वो भेजी जाएगी और वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है? 10वीं कक्षा के बच्चों को दुर्गम क्षेत्रों में लैब उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो लैब्स ऑन व्हील कार्यक्रम किसने शुरू किया? उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि यूकास्ट द्वारा शुरू किया गया है। ज्ञात हो कि यूकास्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में, और वर्तमान में इसके महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत हैं, जो कि पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला है 29 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने बाघ पाए गए हैं? 560, ठीक है। उत्तराखंड में कुल कितने हैं? 560। पूर्व में कितने थे? 442, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई है? 118 की। तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है। 2018 में 442 थी, वर्तमान में 560 है और 118 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है? 785 मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? कर्नाटक। कहाँ है कर्नाटक? कितने? 563, ठीक है। उसके बाद 444 कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो कि चौथे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र चौथे पर है, उत्तराखंड तीसरे पर है 560 के साथ, कर्नाटक 563 के साथ दूसरे स्थान पर, और मध्य प्रदेश 758 के साथ, 785 है, ठीक है, 58 नहीं 85 है, 785 के साथ पहले स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इस खबर को भी।
29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में कुल 560 बाघ होना पाए गए हैं तथा सर्वाधिक बाघों के मामले में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अति महत्वपूर्ण, इसको आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ज्ञात हो कि वर्ष 2018 की रिपोर्ट में उत्तराखंड में कुल 442 बाघ होना पाए गए थे। ठीक है, सर्वाधिक बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में 785 और दूसरे स्थान पर कर्नाटक में 563 बाघ पाए गए हैं। ठीक है, बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व है इनमें पहले स्थान पर कौन है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अपना कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां पर कितने 260 बाघ पाए गए हैं, यानी कि देश में कुल 3682 बाघ हैं, उसमें से 260 बाघ अकेले कहाँ हैं? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, उत्तराखंड के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बाघ किस में है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। कितने? 260 बाघ यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, और जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? बांदीपुर, जहां 150 मतलब 110 का अंतर है दूसरे पे। ठीक है, 150 यहाँ पर है, और तीसरे स्थान पर नागरहोल। बांदीपुर और नागरहोल दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, दोनों कर्नाटक में। यहाँ पर 141 बाघ पाए गए हैं। ठीक है, और चौथे कहाँ है? बांधवगढ़ में। अगला देखो, ज्ञात हो कि वर्ष 2018 की रिपोर्ट में भारत में कुल 2967 बाघ थे, जो वर्ष 2022, ठीक है, 2022 की नवीनतम रिपोर्ट में, ठीक है, जो नवीनतम रिपोर्ट में, ऐसे भी लिख सकता है, जो नवीनतम रिपोर्ट में 3682 पर पहुंच गए हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल जो बाघ हैं 3682, पहले कितने थे? 2967 थे। तो काफी बड़ा फासला, मतलब अच्छी बात है कि भारत में बाघों की संख्या बढ़ रही है। तो 1 नवंबर 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है, तब भारत में बाघों की कुल संख्या 268 थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1973 से कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी कौन है? कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। ठीक है, 1973 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और उत्तराखंड में 2018 में 442 थे और वर्तमान में 560, तीसरे स्थान पर है। महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगला है, देखो, ई कचरा प्रबंधन रिपोर्ट 2022। ठीक है, ई कचरा प्रबंधन रिपोर्ट, जो कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। हाल ही में केंद्र द्वारा ई कचरा प्रबंधन रिपोर्ट में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जो जारी ई कचरा प्रबंधन रिपोर्ट है उसमें उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन है? हरियाणा, और तीसरे स्थान पर किसका स्थान है? तेलंगाना का स्थान है। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन आता है? तेलंगाना आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? ई कचरा क्या होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, मतलब ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शामिल किए जाते हैं जो या तो कार्य नहीं कर रहे हैं या फिर अंतिम स्टेज में है। ठीक है, लगभग खराब होने वाले हैं। तो इस मामले में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ई कचरा प्रबंधन में। अगला देखो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अति महत्वपूर्ण, इसको आप लगा लीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023। ठीक है, यह रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। देखो, सारे के सारे सवाल बिल्कुल महत्वपूर्ण है, एक भी सवाल इसमें आपको फालतू का नहीं मिलेगा। सारे आपने नोट करने, याद रखने, बार बार रिवीजन करना है, किसी न किसी परीक्षा में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे आपने याद करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जो कि भारत के 2019-21 के परिणामों को दर्शाती है। ठीक है, जो ये 2023 की रिपोर्ट है, ये कौन से परिणाम दिखा रही है? 2019 और 21 के मध्य के परिणामों को। ठीक है, इससे पहले की जो रिपोर्ट आई थी वो 2015-16 के परिणामों को दर्शा रही थी। ठीक है, 2015-16 से 2019 से 21 के मध्य में जो बहुआयामी गरीबी है, इसमें कमी की प्रगति को इसमें दर्शाया गया। ठीक है, पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा, वहां पर आप लोग इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। एक एक फैक्ट मैंने इसमें लिखा हुआ है। देखो, वर्ष 2015-16 में जो राज्य में गरीबी प्रतिशत था, कितना था? 17.67% बहुआयामी गरीबी थी, जो कि 2019-21 की रिपोर्ट में 9.67%। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है, ये आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा। वर्तमान में उत्तराखंड में, या फिर नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 2019-21 में, 2019 से 21 के मध्य बहुआयामी गरीबी कितने प्रतिशत है? 9.67। ठीक है, देखो कितना फासला आया है, ये आपने ध्यान रखना है, पूरे 8% का फासला आया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि स्थिति सुधरी है। 9% यानी कि अच्छी स्थिति है, 17% यानी कि बुरी स्थिति थी। ठीक है, अब देखो, अवधि बहुआयामी गरीब
और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ठीक है। अवधि 2015-16 में जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पर 21.87% बहुआयामी गरीब जनसंख्या थी, जो कि 2019-21 में 10.84% हो गई है, ठीक है। यानी कि 11.03 का यहाँ पर फासला आया है, ठीक है। और साथ ही जो शहरी जनसंख्या यहाँ पर 9.89 थी, जो कि 7% हो गई है। यहाँ पर भी काफी बड़ा, मतलब पहले भी अच्छी स्थिति, थोड़ा और स्थिति यहाँ पर सुधार हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में गरीबी कम हुई है, ठीक है। उत्तराखंड में गरीबी की जो स्थिति है वो काफी कम हो गई है, ठीक है। अगला देखो, वर्तमान में हरिद्वार जनपद। अब आपसे पूछा जाएगा, वर्तमान में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जनपद सर्वाधिक बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला जनपद है? तो कौन है? हरिद्वार। कितना है? देखो 16.29% यहाँ पर क्या है, बहुआयामी गरीब जनसंख्या है, जो कि सबसे नीचे पर है। मतलब सबसे बुरी स्थिति यदि अभी किसी की है तो हरिद्वार की। क्यों है भाई? क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज्यादा होगी तो संसाधनों की कमी होना स्वाभाविक है, ठीक है। भारत में देखो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे देखो देहरादून क्या है, 3.02% बहुआयामी गरीबी के साथ सबसे ऊपर है। यानी कि सबसे अच्छी स्थिति जो उत्तराखंड राज्य में है वो है देहरादून की, राजधानी क्षेत्र भी है, ठीक है। और सबसे बुरी स्थिति किसकी अभी भी? हरिद्वार की है, जहां पर 16.29% क्या है, बहुआयामी गरीब जनसंख्या है, ठीक है। और 2015-16 से 19-21 की जो अवधि है, इस अवधि में सर्वाधिक सुधार जो हुआ है कहीं तो अल्मोड़ा में। जो पिछली रिपोर्ट आई थी वहां पर सर्वाधिक बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला जिला कौन था? अल्मोड़ा, जहां पर लगभग 26% थी, जो जहां 16.81% लोग गरीबी से बाहर आ गए। यानी कि लगभग ये 10% पर अब आ गया है वर्तमान में, ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा यहाँ पर सुधार हुआ है, ठीक है। हालांकि कई सारे लोग पलायन भी कर गए, लेकिन वो भी एक कारण इसका है। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी स्थिति है कि काफी इसने अपना सुधार किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों का जुलाई के लिए, आप लोग इन्हें नोट करिए, ठीक है। बाकी अन्य क्लासों से आप लोग जरूर जुड़िएगा। सारे लिंक में यहाँ पर जो भी पुराने करंट अफेयर्स के क्लास है मेरे, नवंबर महीने का करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो नेशनल करंट अफेयर्स है जनवरी से जून, और राज्य का करंट अफेयर्स है जनवरी से जून, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।